सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चे, ध्यान से हम लोग आज जो है सेशन जो करने वाले हैं रीजनिंग में, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के देखोगे सेशन को, तो आज हम लोग टोटल जो है ना एसएससी सीजीएल टीयर 1 का पेपर करने वाले हैं। शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन कब हुई थी? तो 6/6/2019 को ये एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन हुई थी। इसके सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम लोग सारे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, उस पर विश्लेषण करेंगे और चीजों को धीरे धीरे करके सीखेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चंस में हमने कैसे काम करना है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या कहता है, उदासीनता का संबंध किससे है? तो उदासी से है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो एनालॉगी के प्रश्न बनते हैं। और उदासीनता का मतलब आप जानते हो कि जब कोई व्यक्ति उदास हो जाए तो उससे हम रिलेटेड वर्ड यूज कर सकते हैं उदासीनता। और उत्साह का मतलब क्या हुआ कि वो हैप्पी है। तो ये सैड से हैप्पी हो रहा है, यानी कि ये अपोजिट वर्ड को दिखला रहा है। तो हमें सेम अपोजिट वर्ड को ही तलाश करनी है एनालॉगी में। तो संधि होना और मित्रता दोनों लगभग समानार्थी शब्द है, ना कि अपोजिट शब्द है। नामांकन करवाना या सेवा योजन होना दोनों समानार्थी शब्द है, अपोजिट नहीं है। युद्ध और हमला दोनों क्या है? तो समानार्थी है, अपोजिट नहीं है। निंदा और आदर, हम किसी का निंदा कर रहे हैं यानी बुराई कर रहे हैं, और किसी का आदर कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। राधे राधे बच्चे, राधे राधे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी अच्छा है ना। इसमें पूछे गए सर बतला दो टोटल नंबर ऑफ वर्ग कितने होंगे। तो अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो देख लो ये एक वर्गाकार आकृति है, और इस वर्गाकार आकृति को हमने 4 भाग में काट लिया। तो जब हमने 4 भाग में काटा तो यहाँ से 5 वर्ग मिलेंगे। अब इसी तरह से एक वर्गाकार आकृति मुझे इधर मिल रही है, जिसको भी हमने 4 भागों में काट लिया। तो 4 भागों में काट लिया तो यहाँ से भी 5 वर्ग मिलेंगे। तो ऑलरेडी अभी तक 5 5 कितने, तो 10 वर्ग मिल चुके हैं। अब 10 वर्ग के बाद देखोगे तो ये वाला भी तो एक वर्ग ही हुआ, तो 10 और 1 11 वर्ग हो गए। इसी तरह से ये वाले की बात करें तो 11 और 1 कितने, तो सर 12 वर्ग हो गए। 12 के बाद रुकना नहीं है। ये देखो अगर इस वाले को हम मिला देते हैं एक साथ तो ये मुझे 13 नंबर का वर्ग मिल जाएगा। और अगर इस पूरे को हम एक साथ मिला देते हैं तो हमें 14 नंबर के वर्ग मिल जाएंगे। यानी इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? तो 14 है, जो कि किसमें दे रखा है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो एक क्रम में सजाना है इसको, क्या है? तो विद्यार्थी है, नौकरी है, इंटरव्यू है, शिक्षा है, सेवानिवृत्ति है, उपाधि है। अब कहता है सर कि इसको आप इस तरह से अरेंज कीजिए कि ये एक सिस्टमैटिक ढंग से हो जाए। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? तो विद्यार्थी को लेंगे, यानी 1 नंबर पहले लेंगे तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब विद्यार्थी क्या करेगा? तो शिक्षा प्राप्त करेगा। ठीक है, अब शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको उपाधि यानी कि डिग्री मिल जाएगी। और जब डिग्री मिल जाएगी तो फिर हम उसका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद उसको हम नौकरी पे रख लेंगे, और कई साल नौकरी करने के बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा, यानी कि 5 नंबर। तो ऐसी व्यवस्था किसमें दिख रही है? तो ये व्यवस्था भी हमें ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रही है। गुड इवनिंग बच्चे। तो आंसर इसके बाबू क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो जाएंगे। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। आगे चले क्या? तो देखिए आज हम लोग प्योर एसएसटी का प्रीवियस पेपर टोटल सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम डेट क्या है? तो 6/6/2019 में जो एग्जाम हुआ है एसएससी सीजीएल का, आज हम लोग टोटल उसी का क्वेश्चन सेट पूरा का पूरा एक सेट ही हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। अब जैसे देख लो, कहता है सर ऑड मैन आउट का पता करो। अब ये ऑड मैन आउट जो होते हैं ना, वो 3 अंदाज से चलते हैं। एक लेटर बेस्ड होता है, एक डिजिट बेस्ड होता है, और एक शब्दों पे आधारित यानी वर्ड बेस्ड होता है। जिसमें सबसे खतरनाक ऑड मैन आउट की बात करें तो यही वर्ड बेस्ड होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट होता है? तो ये पूरा का पूरा सर नॉलेज पे डिपेंडेंट होता है। अब जैसे देख लो, ध्यान से समझोगे, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है और ताप्ती है। अब कह रहा है सर महानदी, कृष्णा, गोदावरी और ताप्ती में अलग नदी कौन है? अब जिनको इस चीज का नॉलेज है उनके लिए गेम आसान है, और जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए गेम काफी टेढ़ा है। तो इसमें अलग कौन हो जाएगा बच्चे? तो सर ताप्ती नदी अलग हो जाएगा। अब ताप्ती नदी के अलग होने के पीछे का रीजन क्या है? नदियां तो सारी हैं, लेकिन देख लो महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी
बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ताप्ती नदी इकलौती नदी है जो कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। इसीलिए इसीलिए ताप्ती नदी क्या हो जाएगा, तो अदर से डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो नदियां दिया गया है, महानदी कह लो, कृष्णा कह लो या गोदावरी कह लो, ये सारी की सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। लेकिन इकलौता ताप्ती नदी ऐसा है जो बंगाल की खाड़ी में ना गिर करके कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, हम 5 नंबर पे आएंगे। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन सीजीएल में जो है ना, वो दिया गया था नॉन वर्बल से, और गेम बड़े आसान होते हैं नॉन वर्बल के। किसी एक को पकड़ लीजिए, जैसे मान लो हमने इस फिगर को पकड़ लिया, तो ये एरो अभी ईस्ट में देख रहा था, अब ये एरो सर नॉर्थ में देखने लगा, अब ये एरो सर वेस्ट में देखने लगा, अब ये एरो सर साउथ में देखने लगा। तो ईस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, इसका मतलब तय है कि सर इस बार ये एरो ईस्ट में ही देखेगा। ये वाला ईस्ट में नहीं देख रहा है, ये ईस्ट में नहीं देख रहा है, तो बी और डी जो है ये तो कैंसिल होगा। ठीक है, अब बचे कितने, तो 2 बचे। अब ध्यान से देखो, अगर हम इस वाले को देखें तो एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, फिर एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। तो इस बार तय है कि सर ये इस बार तो ऊपर ही जाने वाला है। तो देखो इसमें कहाँ चला गया है, तो नीचे चला गया, जिसके कारण ए नंबर कैंसिल हो गया, और इसमें ऊपर गया है जिसके कारण सी नंबर जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर हो गया। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। बाबू ये टाइगर जी एग्जाम पे डिपेंड करेगा बच्चे, अभी से एग्जाम के पहले जो है ना वो कटअप बता पाना आज के डेट में बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि कई सिटिंग में एग्जामिनेशन हो जाते हैं, और जब कई सिटिंग में एग्जामिनेशन हो जाए ना, तो जब तक एग्जामिनेशन हो ना जाए पूरा, और जब तक पूरे क्वेश्चंस का आप एनालिसिस ना कर लो, तब तक कटअप बता पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब आपका मन रखने के लिए हम यूं ही कटअप बता दें तो अभी तो आपको खुशी मिल जाएगी, लेकिन जब कटअप मैच नहीं करेगा तो उस समय बड़ा दुख होगा। तो अभी कटअप बता पाना संभव ही नहीं हो सकता है, ये किसी के लिए नहीं संभव हो सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, तो सर क्या दिया है, तो आकृति निहित है। अच्छा ध्यान से अगर हम देखेंगे तो डब्ल्यू चाहिए। देखो ये यहाँ पे टूट गया है, ठीक है, ये वाली बात कैंसिल हो गई, इसमें तो डब्ल्यू बनेगा ही नहीं, कैंसिल हो गई। इसमें डब्ल्यू बन तो जाएगा, लेकिन देख लो डब्ल्यू की आकृति जो है इसकी आकृति से मैच नहीं खाएगी। अब बच गया बेचारा बी नंबर, देख लो बन गया डी में, तो परफेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। अच्छा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एम एन ओ पी दे रखा है, और फिर उसने एल ओ एन क्यू लिख रखा है। थोड़ा सा अगर सोचें तो 13 से 12 होने का मतलब है एक की कमी, और 14 से 15 होने का मतलब है एक ऐड हो गए, 15 से 14 होने का मतलब है एक की कमी, और 16 से 17 होने का मतलब है 1 प्लस हो गए। यानी -1 +1 -1 +1 वाली सीरीज चल रही थी। तो इसी तरह से अगर हम काम किसके साथ करते हैं, FGHI के साथ अगर ये काम करते हैं, तो -1 +1 फिर से -1 और फिर से +1। अच्छा 6 में से 1 घटाएंगे 5 ना, और 7 में 1 जोड़ेंगे 8 ना, 8 में से 1 घटाएंगे 7, और 9 में 1 जोड़ेंगे 10। यानी EHGJ चाहिए। EHGJ ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्टता देखने को मिल जा रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो मैथ स्टार जी आंसर अच्छा 6 का डी लगाया है। ठीक है बच्चे, 6 का डी सही है। अब देखो ध्यान से समझना, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, मैं इसको कहता हूँ कि ये सर बउआ का झुनझुन्ना होता है। अब पूछोगे सर कैसे बउआ का झुनझुन्ना होता है, तो देख लो अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। ये अल्फाबेट फिलर होता है। जब ये अल्फाबेट फिलर है ना, तो कोशिश कीजिए कि इसको फिलर की तरह ही बनाइए, ना कि इसको सीरीज की तरह बनाइए। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा देख लो यहाँ,
बी ए सी दिख रहा है, ठीक है, और एक गैप करके सी ए बी दिख रहा है। फिर यहाँ पे सी के बाद डी दिखा, तो अगर मैं यहाँ पे बी सोच सकता हूं तो बी के बाद मैं अगर ए रख लूं तो बी ए सी डी मिल जाएगा क्या? तो यहाँ भी बी ए सी डी मिल जाएगा। तो बी ए सी डी के बाद सी ए चाहिए, बी ए सी डी के बाद सी ए चाहिए, तो बी ए सी डी के बाद सी ए चाहिए, और ए के बाद फिर क्या चाहिए? तो बी चाहिए, यानी बी ए सी डी सी ए चाहिए। बाहर क्या निकला? डी ए सी बी डी। अब देख लो ये वाली ऑप्शन कहाँ है? डी ए सी बी डी ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो इसके लिए हमारा जो परफेक्ट आंसर बनने वाला है ये ऑप्शन नंबर ए ही बनने वाला है। तो कभी भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस आप बनाते हो, कोशिश यही करनी है कि सर इसको हम सीरीज की तरह ना बनाकर इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बनाएं। जब इसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बनाने की आदत आपकी पड़ जाएगी तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है ना बच्चे वो हाई हो जाएगी। तो कोशिश यही कीजिए कि इसको सीरीज की तरह ना बना करके इसको अल्फाबेट फिलर की तरह ही बनाओ। जैसे इसी क्वेश्चंस को देख लो, छोटे छोटे पद है, पहले 98 दे रखा था, उसके बाद 95 दे रखा था, फिर से 86 दे रखा था, फिर से 82 दे रखा था, फिर से 66 दे रखा था, अब वाट दे करके 36 हो गया। तो सीरीज को देख करके लगता है कि सर धीरे धीरे सीरीज में कमी आ रही है, और जब धीरे धीरे सीरीज में कमी आ रही है इसका मतलब है कि ये सीरीज घटते हुए क्रम में है। तो बस दो पदों के बीच का अंतर निकाल लो। देखो 98 से 95 होने का मतलब है 3 की कमी हो जाना, और 95 से 86 हो जाने का मतलब है 9 की कमी हो जाना, 86 से 82 हो जाने का मतलब है 4 की कमी हो जाना, 12 में से 6 गए यानी कि 16 की कमी हो जाना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, पहले रहा 3 की कमी, फिर हुआ 3 का स्क्वायर, फिर रहा 4 की कमी और फिर हुआ 4 का स्क्वायर। तो अब आगे अगर हम चलेंगे तो ये कमी चाहिए 5 का और इसके आगे चाहिए 5 के स्क्वायर का। तो 5 की अगर हम कमी कर देते हैं तो 5 घटाने का मतलब है कि 61 हो जाएगा, और फिर 61 में कितना घटाएंगे तो 25 माइनस करेंगे तो देख लो 11 में से 5 गया 6, और यहाँ बच गए 5 में से 2 गए तो 3। इसका मतलब हमें आंसर स्वरूप कितना चाहिए? तो 61 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्टता दिखने को मिल रहा था। तो आंसर हम लोग क्या कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। क्लियर है? खुश रहिए बच्चे। नेक्स्ट वन देखेंगे बाबू, क्वेश्चंस क्या कहता है पहले इसको समझेंगे। देखिए एसएससी सीजीएल हो या एमटीएस हो या एलडीसी हो, कभी भी जब आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो ना, खास करके किसी भी लेवल का, तो एक नंबर तो तय है कि आपको फ्री में मिल जाता है, और वो नंबर कौन है? तो ये वाली क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन आपको फ्री में मिलती है हमेशा। ये एक क्वेश्चन लगभग सेट में होते ही हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, डिवीजन और इनटू का स्थान इसमें बदल देना है। ठीक है, अब देखो इसमें डिवीजन तो है ही नहीं, ठीक है, तो माइनस और प्लस का स्थान बदलना है। तो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर लो, और जहां माइनस है वहां प्लस कर लो। अब देख लो 10 अठे 80 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस है तो नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। चलिए इनटू और प्लस का स्थान बदल कर देखते हैं, तब सिचुएशन देखते हैं क्या होगा। अगर हम यहाँ इंटू और यहाँ प्लस कर दे तब भी संभव नहीं है। 10 पचे 50, 50 दहिया 500 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब हमें प्लस और डिवीजन का स्थान, यानी मुझे लग रहा है ना कि इस दोनों जगह में से एक जगह डिवीजन तो है, तो हम इसी को डिवीजन बनाते हैं, तब देखते हैं क्या सिचुएशन आता है। यानी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो अब देखो डिवीजन और इनटू का स्थान जब बदलोगे तो यहाँ पे इनटू आएगा और यहाँ पे डिवीजन आएगा। तो यहाँ डिवीजन आने का मतलब है कि अब ये कटेगा ही नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन छोड़ दो। अच्छा, बी नंबर ऑप्शन की बात करें तो इनटू और प्लस का स्थान बदले, यानी इस वाले पोजीशन पे प्लस कर दे, इस वाले पोजीशन पे इनटू कर दे और इस वाले पोजीशन पे प्लस कर दे। तो 5 दूना 10, 10 दूना कितना हो जाएगा? 20, 20 प्लस 8 28 हो जाएंगे। 28 में से अगर 10 माइनस करोगे तो 18 हो जाएंगे। 16 है, खत्म। अगर हम लोग माइनस और प्लस के स्थान को बदलते हैं, किसके स्थान को? माइनस और प्लस के स्थान को,
तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस करोगे तो 5 दूना कितने हो जाएंगे, तो सर 10 हो जाएंगे। अब यहाँ 10 अठे 80 संभव नहीं है, प्लस और डिवीजन के स्थान को बदला जाए। तो अगर हम लोग प्लस और डिवीजन के स्थान को बदलते हैं तो यहाँ डिवीजन और यहाँ प्लस करते हैं। चलिए देखिए, तो अगर डिवीजन करते हैं तो 10 प्लस 5/10 इंटू 8 माइनस 10 आता है। 5 दूना 10 कटेगा, 2 चको 8 कट जाएंगे, 10 चको 40 माइनस 10 30, यानी यहाँ नहीं, यहाँ डिवीजन बदलना था। छोड़ दीजिए, इतना मेहनत कौन करने जाता है, मिस प्रिंट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन देखिए, तो क्या किए हो भाई साहब, 8 में 4 जोड़े तो 12 और 12 दूना 24, 6 4 10 नहीं, 9 4 नहीं, 12 4 नहीं, 6 4 10, 10 दूना 20 चाहिए था। अच्छा 4 इसलिए जोड़े हैं कि मिल गया। देख लो बच्चे क्या किया है, 8 है ना, पहले प्लस 8/2 कर दिया तो कितना हो गया, तो 8 प्लस 4 यानी कि ये 12 हो गया। अब फिर 12 को क्या किया कि 2 से गुना कर दिया, तो 12 दूने कितने हो गए, तो 24 हो गए। सेम काम कर कर देखो, 6 में प्लस करोगे कितना, तो 6/2 यानी 6 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, तो 9 हो जाएंगे। और 9 को गुना करोगे 2 से तो 9 दूना कितने हो गए, तो 18 हो गए। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। अच्छा वाला क्वेश्चन था ये। कहता है सर 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, ऑड में नॉट ढूंढना है ना। तो देखो, अगर हम 18 में एक की कमी कर दे तो 17, लेकिन यहाँ 3 में एक की कमी कर दे तो 2, यहाँ 6 में एक जोड़ दे तो 7, और यहाँ 13 में एक की कमी कर दे तो 12। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, वहां भी माइनस है, लेकिन बी नंबर में क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। तो आप ये काम किस में कर सकते हो, तो ये काम आप रेलवे का एग्जाम जब दे रहे होगे तब आप ऐसा काम कर सकते हो कि पहले में अंतर मिल गया तो काम कर लेना। लेकिन जब भी एसएससी का हायर लेवल एग्जाम देने जाओ तो एक से सेटिस्फाइड मत होना, पूरे को मिलाना, तभी सेटिस्फाइड होना। तो अब देखो, यहाँ 17 से 19 होने का मतलब है कि +2 हो गया, ठीक है। और यहाँ 2 से 4 होने का मतलब है +2 हो गया। अब यहाँ देखो 12 से 14 होने का मतलब है +2 हो गया, और यहाँ 7 से 8 होने का मतलब है +1 हो गया। अभी तक बी ही अलग दिख रहा है। देखो 19 में एक जोड़ा तो 20 हो गए, 4 में एक जोड़ा तो 5 हो गए, 14 में एक जोड़ा तो 15 हो गए, और यहाँ 8 में 2 जोड़ा तो 10 हो गए। यानी सारे में फंक्शन क्या चल रहा है, -1 +2 +1, -1 +2 +1। लेकिन बी वाले में फंक्शन +1 +1 +2 चल रहा है। यानी बी नंबर जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। कितने बजे से पढ़ाते हैं, देखिए पंकज जी, आप आज पहली बार तो लाइव नहीं आ रहे हो बाबू, जो आपको नहीं मालूम है कि हम 8 बजे रोज रात्रि में लाइव आ जाते हैं। अब देखिए, सांप सरीसृप और जहरीला, तो जितना भी बच्चा क्या होगा, सांप होगा, ठीक है। सारे सांप क्या होंगे, तो सरीसृप ही होंगे। सरीसृप वैसे प्राणी को कहते हैं जो चल नहीं सकता है, रेंगता है। तो सांप जो है वो सरीसृप यानी रेप्टाइल्स की प्राणी है। तो जितने भी सांप है वो सरीसृप है। अब कहता है जहरीले, तो सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सांप जहरीले होते हैं। उसी तरह से सारे रेप्टाइल्स जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स जो है ना वो जहरीले होते हैं। इसका मतलब है कि जहरीला को हमको यहाँ 20 से काटना है, जिसमें दोनों का हिस्सा हो। तो देखिए, तो ऐसा वेन डायग्राम हमको तलाशना है। ऐसा वेन डायग्राम किसमें दिख रहा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आंसर हम लोग परफेक्ट जो है ना, वो ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और 14 नंबर क्वेश्चन देख लो, बड़ा आसान होता है। कभी भी अगर एक ही पासे को 2 बार घुमाकर दिखाए ना, तो समझो कि वो बउआ का झुनझुन्ना बचाने इतना आसान क्वेश्चन है। पूछता है सर बतला दो, अगर ऊपर 4 है तो नीचे क्या होगा। तो देख लो, अगर इस वाले पासे और इस वाले पासे को देखे तो एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो कॉमन एलिमेंट क्या है, 2।
दो से अगर एंटी क्लॉक चलेंगे तो 4 मिलेगा, तो दो से एंटी क्लॉक चलेंगे तो 3 मिलेगा। यानी कि 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा बच्चे? 3 हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि जब भी एक पासे को 2 बार घुमाया जाता है ना, तो समझो कि वो डाइस बनाना बउआ का झुनझुना बनाने के समान है। अब पंकज जी, अब भी आप अगर नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो बाबू ये तो फिर एकदम वही वाली बात हो गई कि रोज 8 बजे रात्रि को भूख लग जाता है, ठीक है, और आज खाने की महक नहीं आई है तो भूख नहीं लगेगा। ऐसा होगा क्या? टाइम टेबल है ना, 8 बजे मैं लाइव आ जाता हूं तो फिर 8 बजे लाइव आ जाता हूं पर डे। उसके लिए नोटिफिकेशन मिले या नोटिफिकेशन ना मिले, 8 से 8:05 के बीच में हम अक्सर लाइव आ जाया करते हैं। तो आपको बस उस समय ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और शेड्यूल तो एक दिन पहले से ही लगी होती है, जैसे कल की शेड्यूल आज ही लग गई होगी कि कल इतने बजे से आपकी क्लास चलनी है, लाइव चलनी है। अब देखिए, 5 दूना 10 + 3 13 - 1 15, दूना नहीं 11, दूना नहीं 13, दूना नहीं 6, दूना नहीं नहीं 13 12 25, 25 यानी 5 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, 15 9 ज्यादा हो जाएगा, ये 600 की 36 ज्यादा हो जाएगा। नहीं, कोई और तरीका? 13 और 5 18 - 6 12, 15 और 10 25, 10 35 34, नहीं 15 26, आधा नहीं 17 13 20, नहीं 6 10 16 8, आधा हो रहा है। 18 से 6 घटाए 6, नहीं भैया कर क्या रहे हो जी तुम? 12 5 17 और -4 13, 13 और 10 23 24, 15 15 30 28, -4 नहीं 11 और 9 20, -4 नहीं 14 ओहो, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे। देख लो क्या किया है, पहले को तीसरे से जोड़ दिया है, ठीक है। तो 12 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो सर 12 और 5 17 हो जाएगा। और इस 17 में 4 को माइनस कर लेंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी 13, ये वाली संख्या। सेम प्रोसेस अप्लाई किया गया, पहले और अंतिम को जोड़ दिया गया, तो 8 6 कितने हो गए? 14 हो गए। और 14 में से 4 हम लोग माइनस करेंगे ना, तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी 10। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगा लेंगे, ठीक है। आंसर किसको लगा लेंगे? ऑप्शन नंबर डी को लगा लेंगे। ट्रिपलेट है, 5 13 12, नहीं दो मिश्रण में दूध और जूस का अनुपात क्रमशः 2:1 और 4:5 है। यदि दोनों मिश्रणों की समान मात्रा में आपस में मिलाया जाए तो इससे बनने वाले मिश्रण में जूस दूध का अनुपात कितना होगा? 1 मिनट रुक जाइएगा। मिल्क और जूस का अनुपात कितना है? तो 2:1 है। और एक और मिश्रण है जिसका अनुपात कितना है? तो 4:5 है। अब यदि दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में आपस में मिलाया जाए, अगर एक समान मात्रा में मिलाएंगे तो 2 1 ये हो गया कितना? 3, और 5 4 ये हो गया 9। यानी बैलेंस कर करके हमको दोनों को 9 9 पूरा करने होंगे। तो देखो, तो 9 9 पूरा करने के लिए क्या कर देंगे? तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से, ठीक है। तो अब जब दोनों को हम बैलेंस कर चुके होंगे, तो बैलेंस करने पे 3 दूना कितना हो गया? 6, और 3 एकम हो गया 3। और ऊपर नीचे तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो 4:5। अब ये भी हमारा 9 हो गया और ये भी हमारा 9 हो गया, समान अनुपात में मिला है। तो 6 4 कितना? 10, और 5 3 कितना? 8। क्लियर है? अब बोला है जूस में दूध का अनुपात, कि जूस में दूध का अनुपात कितना होगा? तो जिसका अनुपात पूछा है उसको पहले, यानी दूध का अनुपात पहले लिखेंगे। तो दूध हो जाएगा 10 और जूस हो जाएगा कितना? 8। काट दीजिए तो हो जाएगा 5:2। ऑप्शन नंबर डी।
क्या हो जाएगा बच्चे? 5:4। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। कुछ नहीं, हमने बस इक्वेशन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, क्योंकि समान अनुपात में मिलाना था। अगर समान अनुपात में मिलाना नहीं होता तो फिर हमें दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना होता, लेकिन ऑलरेडी यहाँ समान अनुपात में मिलाना है तो हमें एक ही इक्वेशन को बैलेंस करना था। ऊपर अनुपात 3 आया था जिसको हमें 9 अनुपात में बदलना था, और 9 अनुपात में बदलने के लिए हमने 3 से गुना किया, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी दोनों 9 अनुपात में आ गए। अब दोनों का मिक्सचर का जो योग निकाला तो 10:8 मिल गए। और जूस में दूध का अनुपात पूछा था, तो जिसका अनुपात पूछता है वो आगे होता है। तो दूध का अनुपात पूछा था तो दूध आगे जाएगा, जूस पीछे जाएगा, यानी 10:8 हो जाएगा, काट करके 5:4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गए। अच्छा देखो तो, 7×5 = 35 में से 3 चला गया तो 32, 3×15 में से 4 गया, 16×80 नहीं, 12×60 नहीं, 13×65। सीजीएल में यही सब क्वेश्चन में मजा है, रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। सच को 28 में अगर हम 4 जोड़े तो 32, 3×12 नहीं, 16 नहीं, 12×48 नहीं, 13×64। 4 से गुना करके 4 जोड़े हैं, 3×3 = 9, 9×3 = 12, 16 ज्यादा हो जाएगा, 13×7 = 91 और 7×8। ऑप्शन नंबर डी लगा लो। देखो क्या लॉजिक है, 7 को कॉमन 4 से गुना किया तो 7×4 कितने हो गए? 28 हो गए, और जितना से गुना किया उतना ही जोड़ दिया, तो 28 और 4 कितने हो गए? तो 32 हो गए। ये प्रोसेस बस मुझे 13 के साथ मिल रहा है। 13 को अगर हम 7 से गुना कर दे तो 13×7 = 91 होगा ना, और जिस 7 से गुना किए हैं उसी 7 को हम जोड़ लिए, तो 91 और 7 कितने हो गए? तो सर 98 हो गए। ऑप्शन नंबर डी क्या है? यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। वीडियो रुक रहा है? नहीं, वीडियो तो एकदम स्मूथ चल रहा है, अभी तक तो मुझे रुका हुआ कभी प्रतीत नहीं हुआ बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू इसका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए, रेलवे में जो एनालॉगी बनाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एसएससी के एनालॉगी में थोड़ा सा अलग लेवल का लॉजिक लगा होता है। जैसे अगर रेलवे में यही सिंपल होता ना, तो 7×4 = 28 + 4 = 32 हुआ, तो 16×4 = 64 + 4 = 68, इस तरह से आंसर सेट करता। लेकिन यहाँ पे अलग कर सकता है, उसके पास वैरायटी होती है। नेक्स्ट वन देखिएगा। अच्छा, सी ए बी को लिखता है 6, सी ए बी को क्या लिखता है? तो सर सी ए बी को 6 लिखता है। कैसे? तो ये 3 है, ये 1 है, ये और 2 है। अगर हम इसको आपस में जोड़े तो 3 2 5 1 6 मिल जाएगा। तो फिर से बी ई डी की बात करें, बी ई डी की बात करें, तो बी ई डी को कितना लिखता है? 40। इसका मतलब ऊपर जोड़ा नहीं है, क्योंकि 2 5 और 4, 5 4 9 2 11 ही होगा। तो जब जोड़ा नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2×5 = 10, और 10×4 कितने हो गए? 40। अब इसी तरह से पूछता है सर हेड को कैसे लिखोगे? तो इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 4, 8 एकम 8 चको कितने हो जाएंगे? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 32, और 32 बच्चे किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शकगण से है उसी प्रकार चर्च का संबंध किससे होगा? तो सिनेमा हॉल में कौन जाते हैं? तो दर्शकगण जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार चर्च में क्या होगा? कौन जाएगा? चर्च, जब सिनेमा में हम जाएंगे तो दर्शकगण कहलाएंगे, तो चर्च में जाएंगे तो एकाग्रता तो नहीं कहलाएंगे, प्रार्थना तो नहीं कहलाएंगे, ध्यान नहीं कहलाएंगे, यानी समागम कहलाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम सिनेमा में गए हैं, सिनेमा देखने गए हैं, तो लोग हमको क्या कहेंगे? तो दर्शकगण कहेंगे कि सर सिनेमा में दर्शकगण आए हैं। तो अगर हम चर्च में जाएंगे, हम क्या जाएंगे? चर्च में जाएंगे,
तो चर्च में जाएंगे तो एकाग्रता नहीं कहलाएंगे, चर्च में जाएंगे तो प्रार्थना नहीं कहलाएंगे, चर्च में जाएंगे तो ध्यान नहीं कहलाएंगे, चर्च में जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, तो समागम कहलाएंगे। आगे चले। अब हम क्या कर सकते हैं, देख लो, बिहार एसएससी सीजीएल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पूछा गया, 6/6/2019 का ये क्वेश्चन पूछा गया है, और एकदम टोटल क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पैटर्न है। इसी पैटर्न पे एसएससी जो है ना वो अपना एग्जाम कंडक्ट करती है। तो देखो, जैसे जैसे आपने इसको फोल्ड किया वैसे वैसे बस उसको खोल देना, और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो देखो, सबसे पहले ये वाला कोना जो है ना, इस वाले कोना को जब हम यहां से मोड़ेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो जब हम इसको नीचे खोलेंगे तो ये वाली सर्किल तो यहीं बन जाएगी, ये तो तय है, और ये वाली सर्किल हमारी यहाँ बन जाएगी। अब हमने इसको ऊपर चढ़ाया था तो हम नीचे खोलेंगे, तो ज्यों ही हम नीचे खोलेंगे तो ये वाली सर्किल हमारी यहाँ बनकर आएगी, क्योंकि ये वाला कोना हम इस वाले कोना पर ले गए हैं। तो यहाँ से जब दो बने हैं तो यहाँ भी दो बन जाएंगे, और ये वाला ट्रायंगल जो है ना वो इधर देखने लगेगा। अब देखो, तो ऐसी व्यवस्था किसी में दिख रही है क्या? हाँ सर, ऐसी व्यवस्था तो बस इसमें सी नंबर में दिख रही है, क्योंकि देख लो इसमें एक ही ट्रायंगल बन सका है, जबकि ये वाला हिस्सा जैसे ही इस पे खुलेगा तो ये जिसका बेस ये है इसका बेस ये बन जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल मिला। यहाँ पे देखो, ट्रायंगल आमने सामने कभी हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखो, ट्रायंगल का कॉर्नर ही इधर चला गया, जो संभव नहीं है। तो इकलौता कौन बच सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो सकता है। तो आंसर क्या कर लेंगे बच्चे? तो ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। जो बच्चे बी लगा रहे हैं ना, उन बच्चे का आंसर बिल्कुल गलत हो चुका है, क्योंकि बी आंसर कभी जाएगा ही नहीं। अब देखो, कहता है कि सर कोई भी कौवा क्या नहीं है? तो पक्षी नहीं है। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, और सभी पक्षी जंतु हैं। पहला कहता है कि कुछ जंतु कौवे हैं। जंतु यहाँ, कौवा यहाँ, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव खत्म हो गया। कुछ जंतु पक्षी हैं, जंतु भी यही पक्षी भी यही, री स्टेटमेंट सभी का कुछ के केस में सही। कोई भी जंतु कौवा नहीं है। जंतु ने मांगा 2 रुपया, जंतु के पास था 1 रुपया, खत्म हो गए। अब यहाँ भी जंतु कौवा है, यहाँ भी जंतु कौवा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, और कुछ के साथ कोई नहीं है। तो या तो एक या तो दो में जाएगा, यानी केवल दो, और या तो एक या तो तीन अनुसरण करता है। जो व्यवस्था किसमें दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। तो आंसर हम लोग किसका कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए का कर लेंगे। सिर्फ हम बी कैसे लगाओगे बच्चे? उसका आंसर बी कभी जाएगा ही नहीं। अब बताओ, ये पेपर है, आप इस पेपर को सबसे पहले यहां से फोल्ड किए, पेपर ऐसा बन गया, ठीक है। अब इस पेपर को आप यहां से फोल्ड करके ऊपर ले गए, बस इतना ही काम किए हो ना। इतना काम करने के बाद आपने एक ट्रायंगल यहां काटी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक सर्किल यहां काट दी है, और एक सर्किल आपने यहां काट दी है। अब सोचो, जब ये पेपर यहां से फोल्ड हो करके जब इसको हम ऊपर मोड़ेंगे तो ये हमको इस तरह से मुड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। जब इस तरह से मुड़ा हुआ दिखा तो इसको जब नीचे खोल कर लाएंगे तो ये वाला पार्ट जब नीचे हम खोलेंगे, एक बना हुआ था कि दो बना हुआ था? अच्छा, ऊपर में ही बना हुआ था। देख लो, यहीं पे देख लो, ये A4 साइज पेपर हमने आपको दिया, हमने यहां से इसको फोल्ड कर दिया, तब ये पेपर हमको इस रूप में दिखना स्टार्ट हो गया। ध्यान से देखते जाइएगा। अब फिर हमने पेपर को सिर्फ यहां से फोल्ड कर दिया, तो जब यहां से हमने पेपर को फोल्ड किया तो ये पेपर अब मुझे जो है वो पेपर मुझे इस रूप में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं? अब हमने इसमें कटिंग करी, तो एक कटिंग हमने यहाँ काट दी और दो सर्किल हमने यहाँ काट दिए। तो ये पेपर जो नीचे फोल्ड होगा तो ये पहले खुलेगा, और ये पेपर खुल करके ये पेपर ऐसा बनेगा। तो जैसे ही ये पेपर ऐसा बनेगा तो सबसे पहले देख लो, ये वाला फोल्ड तो यहीं पे ना आएगा, तो ये दो सर्किल यहीं उतर जाएंगे, एक सर्किल यहाँ उतर जाएगा और ये वाला सर्किल जो है ना वो यहाँ पे आ करके उतर जाएगा। अब हमको पेपर को पूरा का पूरा किस रूप में लाना था? तो इस रूप में लाना था। तो सोचो, ये वाली कॉर्नर तो यहाँ गई होगी, तभी हमने पेपर को इधर फोल्ड किया था। अब इस पेपर को फोल्ड करने पर ये पेपर कैसा दिखेगा? तो यहाँ एक ट्रायंगल दिखेगा, यहाँ पे एक सर्किल दिखेगा, यहाँ एक सर्किल दिखेगा।
एक सर्किल हमारा यहाँ दिखेगा। अब सोचो हमने इस पेपर को ऊपर फोल्ड किया है तो इसका हूबहू नीचे चाहिए, तो ये वाला कॉर्नर को जब इस पे खींचेंगे तो ये वाली जो लाइन है इस पे आ जाएगी और ये वाली जो लाइन है वो इस पे आ जाएगी। तो जब इस वाले लाइन पे ये वाली ट्रायंगल बनी है तो इस वाले लाइन पे भी ये वाली ट्रायंगल बनेगी। और चूंकि इसको हम यहाँ फोल्ड किए हैं तो जिस तरह से यहाँ खुला है ये यहाँ खुलेगा, जिस तरह से ये यहाँ खुला है यहाँ खुलेगा, और जिस तरह से ये यहाँ खुला है वो यहाँ खुल जाएगा। यानी हमें 1 2 3 4 5 6 सर्किल चाहिए और 2 ट्रायंगल चाहिए। तो देख लो ऐसा ट्रायंगल किस में मिल रहा है, तो बस ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो आप बी पे क्यों जाओगे? बी कब होता कि जब बी यहाँ पे ये वाली आकृति तब संभव होती जब ये वाली ट्रायंगल नीचे ना देख करके ये वाली ट्रायंगल उधर देख रही होती। तो इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। ट्रायंगल से पकड़ना था उसको। अब देख लो कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, जो भी कौवा है ना, कोई भी कौवा क्या नहीं है? तो सर पक्षी नहीं है। और फिर कहता है कि सभी पक्षी जंतु हैं, जितने भी पक्षी थे वे सारे के सारे जंतु थे। पहला कहता है कुछ जंतु कौवे हैं। अच्छा देखो तो जंतु का कुछ हिस्सा कौवा नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। दूसरा कहता है कुछ जंतु पक्षी हैं, तो जंतु का कुछ हिस्सा पक्षी दिख रहा है, सही हो गया। अब कहता है कोई भी जंतु कौवा नहीं है, तो जंतु और कौवा के बीच में जो दुश्मनी है वो 50% की दुश्मनी है, और 50% की दुश्मनी में कोई नहीं वाला कॉन्सेप्ट गलत होता है, तो गलत हो गया। अब देख लो जब कौवा और जंतु के बीच में 50% की दुश्मनी है तो कौवा जंतु से मिल भी सकता है या कौवा जंतु से नहीं भी मिल सकता है। तो इस कंडीशन में रूल क्या कहता है कि जब दो निष्कर्ष गलत हो, दोनों में एलिमेंट सेम हो, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो 3 केस में आइदर और जाते हैं। वो 3 केस क्या क्या है? तो कुछ के साथ कुछ नहीं रहने पर आइदर और जाता है। दूसरा क्या है? कुछ के साथ कोई नहीं रहने पर, कोई नहीं रहने पर आइदर और में जाता है। और तीसरा क्या है? तो सभी के साथ कुछ नहीं रहने पर, कुछ नहीं रहने पर आइदर और जाता है। ये 3 केस होता है आइदर और जाने का। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ के साथ कोई नहीं है और कुछ के साथ कोई नहीं है, इसका मतलब ये आइदर और में चला जाएगा। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 2 और या तो 1 या तो 3 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन करना है। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखोगे। अगर हम 65 की बात करें तो ये 4 का क्यूब करके अगर +1 कर दे तो 65 होगा। इसी तरह से 28 की बात करें तो 3 का क्यूब करके +1 कर दे तो 28 होगा। इसी तरह से 216 की बात करें तो 6 का क्यूब करके +1 कर दे तो 217 होंगे। लेकिन अगर 338 की बात करें तो 7 का क्यूब 343 होता है और 43 में से -5 करेंगे तब 38 होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो अदर ऑप्शन से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। तो आंसर हम लोग बच्चे किसको कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखो डी सी का पुत्र है, तो डी जो है वो पुत्र है यानी लड़का है। पुत्र हमेशा नीचे होता है, तो किसका पुत्र है? तो सी का। अब कहता है और, तो और डी के लिए, तो डी भाई है, भाई है यानी लड़का है, किसका भाई है? तो ई का। फिर कहता है और ई एफ की भतीजी है, तो ई भतीजी है यानी लड़की है, किसकी भतीजी है? तो एफ की भतीजी है। इसका मतलब एफ का कोई भाई होगा और उसकी पुत्री होगी ई। अब सी लड़का है या सी लड़की मालूम नहीं, अभी तक छोड़ दीजिए। अब कहता है सी बी की बहन है, तो देख लो सी जो है ना वो बहन है, किसकी बहन है? तो बी की बहन है। ठीक है, अब भतीजी होने के लिए इसका कोई पति होगा और पति का भाई या बहन एफ होगी, तभी अपने भैया की बेटी को भतीजी कहेगी। अब कहता है सी बी की बहन है और ए की आंटी है, तो सी बी की तो बहन है लेकिन किसकी आंटी है? तो ए की आंटी है, छोड़ दीजिए। बी के पिता के 2 बच्चे अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है, तो बी के कोई पिता हैं
इनके दो ही बच्चे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री, तो पुत्री तो सी मिल गई, यानी बी पुत्र होगा। यदि ए एफ का पुत्र है, ए किसका पुत्र है, तो एफ का पुत्र है। चलिए, एफ का सी से क्या संबंध है? अब ध्यान से देखोगे, एफ का संबंध किससे चाहिए, तो सी से। तो अगर सी से हम एफ का संबंध निकालने जाएंगे, तो एफ अगर लड़का रहा तो सी के पति का भाई हो जाएगा, और एफ अगर लड़की रही तो सी के पति की बहन हो जाएगी। तो देवर या ननद चाहिए। अब ननद के लिए यहाँ ननद नहीं लिखा है, तो हम आंसर लगाएंगे भाभी को, क्योंकि ननद और भाभी दोनों का मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, तो सिस्टर इन लॉ होता है। ननद और भाभी दोनों का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है बच्चे, तो सिस्टर इन लॉ होता है। तो चूंकि एफ का मेल फीमेल क्लियर नहीं किया गया था कि एफ लड़का है या एफ लड़की है, तो एफ के साथ दो कंडीशन बन सकते थे, या तो सी के भाई का पति होगा या तो सी के भाई की पत्नी होगी। तो प्रूफ नहीं कर पाए, तो इसीलिए हम एफ लड़का वाला कोई ऑप्शन दिया नहीं था, तो फिर लड़की वाला ऑप्शन लिए, तो वहां ननद आया। और ननद को हम लोग इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं, और सिस्टर इन लॉ को हम भाभी कह सकते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, 12 तारीख से ये वाली जो शाम वाली क्लासेस है ना, हम उसको सुबह शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ आप लोग व्यू कलेक्ट कर नहीं पा रहे हो, और इतने व्यू के लिए हम 2 बार यूट्यूब पे आने को तैयार नहीं है। तो 12 तारीख से आपकी ये जो बैचेस चल रही है वो सुबह में शिफ्ट हो जाएगी, और शाम वाली क्लासेस को हम एंड कर देंगे। चलिए, ध्यान से देखिएगा, COMPUTER कंप्यूटर है। कंप्यूटर को क्या लिखता है, OCREPMTU। अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो शुरुआत के 2 लेटर को जो है ना, वो पलट करके लिख दिया है OC, फिर लास्ट से 2 लेटर को पलट कर लिख दिया RE, फिर शुरुआत के 2 लेटर को पलट कर लिख दिया है PM, और फिर लास्ट के 2 लेटर को पलट के लिख दिया है TU। यानी कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना, ये कैसे चल रहा है, तो एग्जाम के पैटर्न के अनुसार चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। अब हम लोग किसको कहेंगे, तो डॉटर को कहेंगे, DAUGHTER। तो शुरुआत में 2 लेटर को पलटेंगे, जब 2 लेटर को पलटेंगे तो AD हो जाएगा। अब लास्ट के 2 लेटर को पलटेंगे तो RE हो जाएगा, फिर शुरुआत के 2 लेटर को पलटेंगे तो GU हो जाएगा, और लास्ट के 2 लेटर को पलटेंगे तो TH हो जाएगा। अब ये वाली ऑप्शन ढूंढ लेनी है कि ये वाली ऑप्शन कहाँ है। तो ADREGUTH ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिखता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। तो आज हमने टोटल 24 क्वेश्चन ही दिए थे, जितने पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में वो 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल देने लायक नहीं था, इसीलिए दिया नहीं, क्योंकि वो मैथ की क्वेश्चन थी, लेकिन फिर भी एक मैथ का क्वेश्चन आज मिल ही गया। ठीक है, तो ये थी आपकी सबसे कब की एग्जाम है, तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 6/6/2019 का शिफ्ट 1 में टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये टोटल क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है।